नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मैं आपकी होस्ट एंड दोस्त रिंस। मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अपने प्यारे भारत देश के एक ऐसे सुपर कॉप की जिन्होंने अपने देश की खातिर सीने पर गोलियां खाई और फिर उसके बाद वो शहीद हो जाते हैं। और दोस्तों, और पूरे देश में खूब शोर मचाया जाता है और बड़े बड़े नेताओं की आंखों में आंसू भी आ जाते हैं। लेकिन अफसोस की बात तो यह है कि यह आंसू एक शहीद के लिए नहीं बल्कि खतरनाक आतंकवादियों के लिए होते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ दिल्ली पुलिस के सुपर कॉप शहीद मोहन चंद शर्मा जी की और भारत के सबसे चर्चित इनकाउंटरों में से एक बाटला हाउस इनकाउंटर की। बात है 13 सितंबर 2008 की, जब भारत की राजधानी दिल्ली में 45 मिनट के अंदर अंदर 5 बॉम्ब ब्लास्ट होते हैं। इसमें से 2 ग्रेटर कैलाश, 2 कनॉट प्लेस, 1 करोल बाग और गफ्फार मार्केट में भी बॉम्ब ब्लास्ट होता है। इसके अलावा 3 बॉम्ब्स को समय पे रहते ही डिफ्यूज़ किया गया और इस हादसे में 30 बेकसूर लोग मारे जाते हैं और 135 से ज़्यादा लोग जख्मी हो जाते हैं। इस अटैक से पहले 5-6 महीनों में सूरत, बेंगलुरु, जयपुर, अहमदाबाद आदि शहरों में ऐसे ही सेम पैटर्न के अटैक हो चुके थे और इंडियन मुजाहिदीन इसको क्लेम भी कर रहा था। जब इसकी जांच चलती है तो अहमदाबाद पुलिस को अहमदाबाद ब्लास्ट के बाद 2 सुराग मिलते हैं। पहला सुराग, एक ऐसा शख्स जिसके आगे के 2 दांत टूट रखे हैं और दूसरा सुराग 5 ऐसे डाउटफुल फ़ोन नंबर जिनसे यूपी के आजमगढ़ में 3 बार कॉल की गई है और फिर आजमगढ़ से दिल्ली के जामिया नगर में कॉल हुई है और इन सबूतों पर अभी इन्वेस्टिगेशन चल ही रही थी तो तभी दिल्ली में ब्लास्ट हो जाता है। 13 सितंबर को जब अटैक होता है तो दिल्ली पुलिस की एक स्पेशल सेल है जो कि एंटी टेररिज्म के लिए स्पेशली बनाई गई है। तो जब ये केस स्पेशल सेल में जाता है तो ये केस दिया जाता है सुपर कॉप इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा जी को, क्योंकि वह एक बेहद ही काबिल ऑफिसर थे और उन्होंने 35 इनकाउंटर्स और 80 से ज़्यादा मुजरिमों को वो अरेस्ट कर चुके थे। और फिर अहमदाबाद पुलिस सारी इन्फॉर्मेशन दिल्ली पुलिस के साथ शेयर करती है और 19 सितंबर 2008 को मोहन चंद शर्मा जी को इनपुट मिलती है कि बाटला हाउस के L18 हाउस नंबर के 4थे फ्लोर पर 6-7 लड़के रहते हैं और बाकी सारी फैमिलीज रहती हैं और आजमगढ़ से कॉल भी यहीं से आई थी। बस इतनी खबर मिलते ही 19 सितंबर को मोहन चंद शर्मा जी अपनी टीम को बाटला हाउस बुलाते हैं, क्योंकि उस दिन संडे था और मोहन चंद शर्मा जी सुबह 3 बजे हॉस्पिटल में आए थे क्योंकि उनके बेटे को डेंगू का बुखार था। तो फिर इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा जी हॉस्पिटल से सीधा ही बाटला हाउस पहुंचते हैं और फिर वो प्लान करते हैं कि कैसे हम वो 2 टूटे हुए दांतों वाले शख्स को ढूंढें और उसको अरेस्ट करें। और फिर एक पुलिस वाले जवान सिम कंपनी के कर्मचारी बन जाते हैं और L18 के 4th फ्लोर पर जाते हैं और दरवाज़ा खटखटाते हैं और तभी अंदर से एक लड़का दरवाज़ा खोलता है और फिर उसके बाद वो अपनी कंपनी के प्लान्स बताने लगते हैं उस लड़के को, पर वो लड़का कुछ भी सुनने को तैयार नहीं था और वो लड़का दरवाज़ा बंद कर देता है। और तभी जो पुलिस वाले जवान होते हैं वो अपनी टीम को इशारा करते हैं कि ऊपर आ जाओ। तो फिर 1-2 जवान बिल्डिंग के नीचे ही रहते हैं और बाकी टीम को सुपर कॉप इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा जी लीड करते हैं और फिर से दरवाज़ा खटखटाते हैं। दोस्तों, पूरी टीम बाटला हाउस इसलिए पहुंचती है कि जिस शख्स के 2 टूटे हुए दांत हैं, अगर वो यहाँ मिला तो उसको अरेस्ट करेंगे और फिर उससे पूछताछ करेंगे। और उनको तो ये भी नहीं पता था ये 2 टूटे हुए दांतों वाला इंडियन मुजाहिदीन का सरगना है या कोई बॉम्बर है।
और अगर यह शख्स यहाँ नहीं मिलता तो जो भी इनको यहाँ मिलता तो ये उससे 2 टूटे हुए दांतों वाले के बारे में पूछताछ करते। खैर, तो जब इंस्पेक्टर मोहनचंद शर्मा जी दरवाजे के पास खड़े होते हैं, उस समय उनके पीछे हेड कांस्टेबल बलविंदर जी होते हैं और बाकी टीम सीढ़ियों पर होती है और 2 जवान नीचे होते हैं। और जब सुपर कॉप दरवाज़ा खटखटाते हैं तो दरवाज़ा नहीं खुलता, बल्कि अंदर से गोलियां आती हैं, क्योंकि स्पेशल सेल की टीम नॉर्मल रूटीन यानी कि पूछताछ के लिए ही आई थी। तो टीम के किसी भी मेंबर ने प्रॉपर बॉडी आर्मर्स भी नहीं पहने थे। और फिर इंस्पेक्टर मोहनचंद शर्मा जी के बाएं कंधे पर एक गोली लगती है और दूसरी दाईं तरफ पेट में लगती है, जो कि उनके पेट को चीरती हुई उनकी पीठ से निकलती है। और इससे पहले कि पुलिस संभलती, एक गोली हेड कांस्टेबल बलविंदर जी को भी लगती है। और फिर गुस्से में आए पुलिसकर्मी भी गोलियां चलाते हैं और फिर घायल पुलिसकर्मियों को नज़दीकी हॉस्पिटल में ले जाया जाता है। इसी बीच लगभग 40 मिनट तक शूट आउट चलता है और फिर जब फायरिंग रुकती है तो पुलिस घर के अंदर जाती है तो देखते हैं कि 2 आतंकवादी ढेर होते हैं। इन दोनों का नाम साजिद और मोहम्मद आतिफ पाया जाता है और 2 लड़के जिशान और मोहम्मद सैफ सरेंडर कर देते हैं। एक लड़का किसी तरह भाग जाता है। इतने में खबर आती है कि सुपर कॉप इंस्पेक्टर मोहनचंद शर्मा जी शहीद हो गए हैं और बलविंदर जी खतरे से बाहर हैं। इतने में पुलिस को पता लगता है यहाँ 6 लड़के रहते थे, जो कि सभी यूपी के आजमगढ़ के किसी गांव से हैं और 6 के 6 लड़के स्टूडेंट्स थे। और उनमें से एक लड़का एग्ज़ाम देने गया होता है और फिर उसको भी एग्ज़ाम के बाद अरेस्ट किया जाता है। और फिर जांच के बाद पता चलता है कि यह लड़का बेकसूर था और इसे अपने आतंकवादी साथियों के बारे में कुछ भी नहीं पता होता। तो फिर उसको रिहा कर दिया जाता है, इसलिए हमने उस लड़के का नाम भी जाहिर नहीं किया। और जब पुलिस जांच करती है तो पता चलता है कि मोहम्मद आतिफ, जो कि जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट था, वो इंडियन मुजाहिदीन का 2006 से मेन बॉम्बर था और भारत में 2006 से दिल्ली समेत अलग अलग शहरों में जितने बॉम्ब ब्लास्ट हुए उनमें से ज़्यादातर बॉम्ब यही बनाता था। और पता चलता है कि जो लड़का भाग गया है उसका नाम भी साजिद है। तो दोस्तों, यह थी बाटला हाउस इनकाउंटर की सच्ची बात। और एक यह भी सच था कि भारत ने एक बहुत ही बहादुर काबिल अफसर को भी खो दिया था। अब होता ऐसा है कि इन आतंकवादियों में से कोई जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स थे, तो जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स और प्रोफेसर भी सड़कों पर उतर आते हैं और कहते हैं कि पुलिस ने फेक इनकाउंटर किया है और खुद ही अपने साथियों पर गोलियां चला दी। और फिर कोर्ट ह्यूमन राइट कमीशन को इस केस की जांच करने को बोलती है और ह्यूमन राइट कमीशन अपनी रिपोर्ट में साफ साफ शब्दों में बताते हैं कि इनकाउंटर जेन्युइन था और पुलिस सही है। और यही बात हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी कहते हैं। इसके बावजूद भी राष्ट्रीय विरोधी ताकतें कोर्ट का फैसला मानने को तैयार नहीं होती, क्योंकि ऐसे लोगों को फैसला अपने पक्ष में चाहिए, चाहे वो गलती हो। और दोस्तों, हद तो तब होती है जब कुछ सत्ता के लालची नेता, जो अपनी कुर्सी के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं, जो लोग समाज को बांटते हैं और फिर कहते हैं समाज में सहन शक्ति नहीं है, ऐसे चंद लोग हमारी रक्षा करने वाले अमर जवानों पे भी उंगलियां उठाते हैं। और पुलिस पे उंगलियां भी इसलिए उठाते हैं क्योंकि इस इनकाउंटर के 7-8 महीने बाद लोकसभा के इलेक्शन होने थे और फिर इतने गिर जाते हैं कि आतंकवादियों के मरने पर आंसू बहाते हैं, जबकि भारतवासियों की रक्षा के लिए, मातृभूमि के लिए जिन्होंने बलिदान दे दिया, उन पर कीचड़ उछाल दिया। इस बारे में हमें इजराइल से ज़रूर सीख लेनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पर जब भी बात देश की सुरक्षा की आती है तो उनका हर एक नेता, चाहे वो ओपोजिट पार्टियों का क्यों ना हो, लेकिन सभी का यही कहना होता है कि देश की सुरक्षा के साथ कोई भी समझौता नहीं होगा। तो मेरा आप सभी से बस यही अनुरोध है कि जब भी वोट करें तो जात पात, पंथ, धर्म और पार्टी से ऊपर उठ के
एक काबिल इंसान को वोट दें। बहुत बहुत धन्यवाद अपना इतना कीमती समय देने के लिए। और आपकी इस विषय पर क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा। जय हिंद।